गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दिनेश सर बोल रहा हूँ। ये क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। हेडिंग इसका लिखा हुआ है चैप्टर का द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। पहले जानना है कि विलेज किसको कहते हैं, टाउन डिफिनेशन को देखना है। तो विलेज का पहला कंडीशन है 75% या उससे ज्यादा लोग फार्म एक्टिविटी में लगे हो या उससे रिलेटेड एक्टिविटी, तो उसको हम विलेज कहेंगे। अब इस पालमपुर जो विलेज है वो इमेजिनरी विलेज है, काल्पनिक है। तो इमेजिनरी भी है तो किसी स्टेट में है, तो ये वेस्टर्न यूपी में है। तो वेस्टर्न यूपी में एग्रीकल्चर में क्या हो सकता है, तो वहां के बारे में पहले जानेंगे। वहां का क्लाइमेट देखेंगे क्या है। तो क्लाइमेट के व्यू से यहाँ रेनफॉल कम होती है, तो रेनफॉल कम होगी तो कौन सा क्रॉप चुनेंगे, तो यहां पर राइस नहीं होती, नहीं के बराबर। तो खरीफ और रबी में क्या क्या यहाँ होता है, तो खरीफ में यहां देखेंगे बाजरा, ठीक है। रबी में देखेंगे खरीफ, तो यहां पर व्हीट होती है। शुगर केन यहां बहुत होती है, जो कि साल में एक बार होती है, शुगर केन। और रबी और खरीफ के बीच में यहां थर्ड क्रॉप है, वो है पोटैटो। तो याद रखना है कि थर्ड क्रॉप यहां का है पोटैटो। अब इसमें देखना है इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन यही है, ये इमेजिनरी विलेज है, वेस्टर्न यूपी में है, और विलेज का डिफिनेशन जानेंगे। तो मेन वर्क क्या होगा, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या क्रॉप यहां होगा, बाजरा, व्हीट, शुगर केन और पोटैटो। अब यहां का देखते, ये वेस्टर्न यूपी में, इसके पास का ये छोटा गांव है, बहुत बड़ा गांव नहीं, तो मार्केट के लिए डिपेंड करते हैं रायगंज पर। रायगंज जो है बिग विलेज है, बड़ा सा गांव, छोटी मोटी जरूरत के लिए रायगंज पर डिपेंड करते हैं। नियरेस्ट जो टाउन है वो है शाहपुर। तो टाउन कोई तभी जाएगा जब बहुत बड़ी जरूरत होगी, छोटी जरूरत गांव से पूरी हो जाती है। तो ये लोग इनपुट और आउटपुट दोनों यहीं पर अपना बेचकर खरीदते हैं। अब यहां देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। प्रोडक्शन के लिए चैप्टर का मेन सब्जेक्ट है प्रोडक्शन। ये विलेज सिर्फ नाम है, विलेज में प्रोडक्शन कैसे हो सकता है, तो प्रोडक्शन का डिफिनीशन देखिए। प्रोडक्शन किसको कहते हैं, प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, उपयोगिता। किसी सामान के दाम में वृद्धि कर दे तो वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन। अब जैसे हमने लगाया 100 रुपीज, अब प्रोडक्शन हो गया 300 का, तो यहां पर 200 का प्रोडक्शन हुआ, इसी को कहते हैं प्रोडक्शन। क्यों भाई, क्योंकि उसकी उपयोगिता जो है पहले से बढ़ गई। जैसे लकड़ी से बेंच बना दिए, दाम बढ़ गया उसका, तो जितना दाम बढ़ेगा वही क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें देखेंगे और ऐसा है कि फैक्टर्स किसी भी प्रोडक्शन के लिए 4 चाहिए। उसमें पहला है लैंड। इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब सिर्फ लैंड नहीं होता, ये जो लैंड है, ज्योग्राफी में लैंड का मतलब होता है सॉलिड पार्ट होता है अर्थ, लेकिन इकोनॉमिक्स में लैंड का मीनिंग होता है नेचुरल रिसोर्स। नेचर से जो भी चीज हम चाहते हैं प्राप्त करते हैं वो सब आता है लैंड। वाटर है, फॉरेस्ट है, एयर है, कुछ भी हो सब आएगा लैंड। मिनरल्स है, तो बिना लैंड के कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता। दूसरा है लेबर। लेबर का मतलब काम करने वाले लोग, वर्किंग पीपल। जब तक लोग काम नहीं करेंगे प्रोडक्शन होने का कोई सवाल ही नहीं है। थर्ड है कैपिटल। यहां देखिए कैपिटल 2 तरह का लिखा हुआ है, फिक्स्ड कैपिटल
कैपिटल किसको कहते हैं? मनी और कैपिटल में डिफरेंस है। जो प्रोडक्शन के लिए पैसा लगाया जाए वही कैपिटल कराएगा। जो बैंक में पैसा रखा है, घर में रखा है, वो कैपिटल नहीं कहलाता, वो मनी है। तो यहां दो कैपिटल है, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो है जो लंबे समय के लिए लगाया गया है। अब जैसे फार्मर्स का ट्रैक्टर है वो फिक्स कैपिटल है, या जो भी उसके पास इंस्ट्रूमेंट है वो सब फिक्स कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल से कहते हैं जो एक बार यूज हो समाप्त हो जाए, जिससे लेबर को पैसा देना, फार्मिंग के लिए सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड खरीदना, या ट्रैक्टर का रिपेयरिंग करवाना, तो ये आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। तो कैपिटल दो तरह रखोगे, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ठीक है। फोर्थ जो इसमें फैक्टर्स है वो इंटरप्राइज है। इंटरप्राइज का मतलब होता है उद्यम करना, यानी जो कैपिटल लगाता है उसको कहते हैं इंटरप्रेन्योर। और इंटरप्रेन्योर कहते हैं उसको जो कैपिटल प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्ट करता है, उसको इंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो इस चैप्टर में तीन ही फैक्टर्स को पढ़ेंगे। इसलिए नहीं पढ़ेंगे इंटरप्राइज को क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर है पीपुल एज ए रिसोर्स, इसलिए इस चैप्टर में तीन ही फैक्टर पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट चैप्टर में स्पेशल पढ़ना। तो ये फैक्टर्स जब हो जाएंगे तो प्रोडक्शन। अब देखते हैं पालमपुर में क्या हो सकता है। तो पालमपुर पहले में बताया गया विलेज है। अब विलेज का डिफिनेशन क्या है? 75% मिनिमम लोग फार्म और एक्टिविटी में लगे हों। तो यहाँ मेन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग है। तो यहां देखते हैं फार्मिंग में क्या क्या हो सकता है। यहां पर लिखा हुआ है रेनफॉल कम होती है। ज्योग्राफी की दृष्टि से चलेंगे तो वेस्टर्न यूपी में रेनफॉल कम होती है, इसलिए वहां पर राइस प्रोडक्शन का स्कोप नहीं है। अगर है तो ट्यूबवेल से ज्यादा पानी डालना पड़ेगा, तो वाटर प्रॉब्लम होगा। तो राइस के जगह पर यहाँ किसान ने क्या चुना? बाजरा को चुन लिया। तो यहाँ का जो खरीफ का क्रॉप है वो है बाजरा। फिर रबी में बीट लगाया, क्योंकि इसमें भी ज्यादा इरिगेशन की जरूरत नहीं है। शुगर के साल में एक ही बार होती है, तो इसमें एक बार लग गया, पूरे साल इंगेज हो गया फार्म। और बाजरा और बीट के बीच में पोटैटो थर्ड क्रॉप के रूप में उगा दिया जाता है, याद रखना। अब है फार्मिंग इन पालमपुर में क्या क्या हो सकता है। अब यहां पर है कि मल्टीपल क्रॉपिंग, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, लैंड फिक्स है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। तो सेम लैंड से प्रोडक्शन ज्यादा कैसे लिया जाए? तो उसके दो ऑप्शन है, बुक में दिया गया। पहला है ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू हुआ 1966-67। ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ गया एग्रीकल्चर में। तो इसको किसने शुरू किया था? नॉर्मन ई बोरलॉग। उनका नाम था नॉर्मन ई बोरलॉग। ये अमेरिका के थे और इसको कॉपी किया इंडिया में एमएस स्वामीनाथन ने। एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन वर्ल्ड में शुरू किया नॉर्मन ई बोरलॉग ने। ठीक है। अब इससे क्या हुआ? प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया, जिसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं आजकल, उसको HY-V कहते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी। हाइब्रिड को क्या कहते हैं? HY-V, हाई यील्डिंग वेराइटी इसको कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसको कहते हैं हाइब्रिड। तो हाइब्रिड, इसके आने से क्या हो गया? प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया, प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया। दूसरा क्या सोल्यूशन है इसका प्रोडक्शन बढ़ाने का? तो पहले तो HY-V का यूज किए, उसमें फर्टिलाइजर यूज किया गया, मशीन से एग्रीकल्चर वर्क होने लगा, और फिर इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल लगाया गया। तो ये सारा प्रॉब्लम सोल्व होने के बाद प्रोडक्शन बढ़ गया।
सेकेंड जो प्रॉब्लम है, जो था कि लैंड तो बढ़ नहीं सकता, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा, तो दूसरा उपाय है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन ईयर। एक से ज्यादा क्रॉप उगाना साल में क्या कहलाता है? मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, तो यहां पे जब इरिगेशन नहीं थी तो सिंगल क्रॉपिंग हो रही थी, अब मल्टीपल क्रॉपिंग हो रही है। तो मान लिया जाए हमने एक की जगह पर 2 क्रॉप उगाया साल में, तो डबल हो गया प्रोडक्शन। 3 उगाया तो ट्रिपल हो गया। तो 2 तरीके से प्रोडक्शन बढ़ा है, एक तो ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से, और दूसरा जो है वो उगाए मल्टीपल क्रॉपिंग की। तो 2 तरह से हम प्रोडक्शन को बढ़ा के ग्रोइंग पॉपुलेशन की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, देखिए अगला जो टॉपिक है बुक में वो है बिल्ड द लैंड सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है टिकाऊ। ग्रीन रिवोल्यूशन से हमने प्रोडक्शन बढ़ा लिया, मल्टीपल क्रॉपिंग से हमने प्रोडक्शन बढ़ा लिया। तो प्रोडक्शन बढ़ाने का निगेटिव इफेक्ट हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर डालने से जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है वो समाप्त हो रही है। दूसरा, ट्यूबवेल से पानी डाल रहे हैं तो उसमें सैलिनिटी और अल्कली की मात्रा बढ़ती है, तो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा, प्रोडक्शन अब उतना हो नहीं रहा, और इससे क्या हो रहा है? प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन जो शुरू में सक्सेस किया, पॉजिटिव रिजल्ट आया, वो अब निगेटिव रिजल्ट आना शुरू हो गया है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है भाई? अब हम नेचर के साथ जाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर की जगह पर मैन्यू डालते हैं, नेचुरल मैन्यू, वर्मी कंपोस्ट है या कुछ और है, उसको डालते हैं। तो इस तरीके से लैंड को लॉन्ग पीरियड के लिए हम बचा सकते हैं। यहां पे देखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। विलेज है तो यहां सभी के पास बराबर लैंड नहीं है। लो कास्ट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अपर कास्ट लोग हैं, तो अपर कास्ट लोगों के पास लैंड ज्यादा है, उनके मकान पक्के हैं क्योंकि उनका इनकम ज्यादा है। शेड्यूल कास्ट लोग कच्चे मकान में रहते हैं क्योंकि वो ज्यादातर लैंडलेस है या बहुत कम लैंड है, तो उनका इनकम भी कम है। इस कारण से उनका जो है घर कच्चे होते हैं। देखने से पता चलता है गरीबी है। लेबर प्रोवाइड, लेबर कहां से आएगा? तो लेबर कहां से आएगा? जिसका अपने काम रहेगा खेत में, वो दूसरे का काम करेगा नहीं। तो बिग फार्मर्स तो अपने जरूरत से ज्यादा काम उनको। तो जिसके पास लैंड नहीं है, लैंडलेस लेबर है, या बहुत कम फार्म लैंड है उसके पास, तो वो एक्स्ट्रा टाइम कहां देगा? दूसरे के। विलेज में डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट और बहुत सारा अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत है। उसमें क्या होता है? सीजनल एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। सीजनल उसको कहते हैं कि खास सीजन में काम मिलता है और फिर काम नहीं मिलता। तो सालों बाद उनको काम जब नहीं मिलेगा तो इनकम तो होगा नहीं उनको, तो गरीबी आएगी। तो विलेज में सोइंग, हार्वेस्टिंग के समय में लेबर की डिमांड बढ़ती है, बाकी समय वो बैठे रहते हैं। डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट क्या है? काम है 10 लोगों का और लगे हैं 15 लोग, तो 5 लोग क्या हो गए? एक्स्ट्रा हुए। उनके रहने या नहीं रहने से प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो गरीबी का मुख्य गांव में क्या है? दोनों तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज और सीजनल। लिख देते हैं डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट हो गया डिस्गाइज और सेकेंड है सीजनल। तो रूरल एरिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो जाता है क्योंकि सालों भर काम मिलती नहीं, इस कारण से इनकम कम हो जाता है। अब है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग।
कैपिटल दो तरह के यहाँ बता चुके हैं, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। मनी बिगेट्स मनी, बिना कैपिटल लगाए प्रोडक्शन हो नहीं सकता। तो कैपिटल के लिए डिफरेंट टाइप का है। बैंक से कैपिटल उनको मिलता है जो बिग फार्मर्स हैं, जिनके पास कोलेट्रल होता है। 10th क्लास में पढ़ेंगे कोलेट्रल शो कहते हैं। जब आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो, बैंक को भरोसा होना चाहिए कि मेरा लोन जो है डूबने वाला नहीं है। कोई फैक्ट्री का मालिक है, किसी का बिल्डिंग है, लैंड है, वो दिखा के बैंक से लोन ले सकता है। लेकिन जो लैंडलेस फार्मर है वो कहां से लेगा लोन? कहां से लेता है? वो लेता है बिग फार्मर से। विलेज का जो बिग फार्मर्स है उससे लेता है, या ट्रेडर से लेता है, शॉपकीपर से लेता है। वो अपने कंडीशन पर उनको लोन देते हैं। उसमें इंटरेस्ट का रेट बहुत ज्यादा होता है। तो इंटरेस्ट का रेट ज्यादा होगा तो उनका एक तो प्रोडक्शन कम है, दूसरे उसमें इंटरेस्ट चुकाने में उनका चला जाता है। अगला टॉपिक है सेल ऑफ सरप्लस प्रोडक्ट। सरप्लस का मतलब होता है मोर देन रिक्वायरमेंट, जरूरत से ज्यादा किसी के यहां प्रोडक्शन होगा। अब कोई फार्मर्स को कंजप्शन है 5 क्विंटल का, हो गया 20 क्विंटल, तो उसके पास 15 क्विंटल क्या हो गया? सरप्लस प्रोडक्ट। वो उसको सेल करेगा। तो सेल करेगा कहां? यहां लिखा हुआ पास के मार्केट कौन है? पालनपुर के पास का जो बिग टाउन है वो रायगंज है। पास का जो टाउन है वो शाहपुर है। वहीं पर जाके ये अपने सरप्लस प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो जो बिग फार्मर्स है उनके पास सेविंग ज्यादा होगी, तो वो कैपिटल दूसरे को प्रोवाइड कर सकते हैं इंटरेस्ट पर, और दूसरे क्षेत्र में और इन्वेस्ट कर सकते हैं कैपिटल। अब है यहाँ पे नॉन फार्म एक्टिविटी। विलेज का डिफिनेशन बताया गया है कि जहां मिनिमम 75% लोग फार्म एक्टिविटी में लगे हों, मैक्सिमम जितना हो जाए, लेकिन मिनिमम 75% कंडीशन है। इसका मतलब है 75% के अलावे जो लोग हैं 25%, 20% जो भी बचे वो नॉन फार्म एक्टिविटी में लगे हुए हैं। तो गांव में क्या नॉन फार्म एक्टिविटी हो सकती है? डेयरी है पहला। डेयरी जो है एग्रीकल्चर से मैच करता है रूरल एरिया में, क्योंकि वो चारा ग्रेजिंग लाइन मिल जाते हैं। तो डेयरी का जो प्रोडक्ट है वो कहाँ बेचते हैं? यहीं पर रायगंज और शाहपुर में है। चिलिंग सेंटर है। चिलिंग सेंटर मतलब दूध को कलेक्शन एंड चिलिंग सेंटर से करते हैं, दूध जमा करते हैं आसपास के लोग गांव के। और जो शाहपुर का ट्रेडर है वो वहां पर चिलिंग सेंटर, चिलिंग मतलब ठंडा करना, दूध को इतना ठंडा किया जाता है कि वो खराब नहीं होने पाए। तो यहां पर लोग लाकर दे देते हैं कलेक्शन एंड चिलिंग सेंटर में। तो डेयरी क्या है कि इनकम जो एग्रीकल्चर से कम हो रहा है उसका सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट मतलब पूरा, एक के कमी को दूसरा ने पूरा कर दिया, इसको सप्लीमेंट करते हैं। तो एग्रीकल्चर से जो कम इनकम हुआ उसको पूरा किया डेयरी ने। तो डेयरी के द्वारा ये लोग अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल उसको देखना है। दूसरा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का ही दूसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग। तो इंडस्ट्री 3 तरह के होते हैं, कॉटेज, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। तो विलेज में लार्ज स्केल इंडस्ट्री जनरली होते नहीं। अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री लग जाएंगे तब वो टाउन बन जाएगा, फिर गांव रहेगा नहीं। तो जनरली गांव में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या हो सकता है? यहां पर भी एग्रीकल्चर से इसमें कैपिटल इन्वेस्ट कम होता है, लेबर की कम जरूरत है, और इनपुट और आउटपुट दोनों का। इस बुक में एग्जांपल दिया है मिश्री लाल का, इस बुक में दिया है। वो क्या है? शुगर केन से गुड़ बनाता है, जैगरी बनाता है। तो वो शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीदा। तो शुगर केन क्रशिंग मशीन में पैसा लगा, कैपिटल इन्वेस्ट किया। वो शुगर केन खरीद के जैगरी बना के शाहपुर के मंडी में बेच देता। तो उससे क्या हुआ? तो शुगर केन से जैगरी और गुड़ बनाना ये क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हुआ, और इसके द्वारा वो बेनिफिट कमा रहा। लेकिन ये इंडस्ट्री सीजनल है, सालों भर चलता नहीं। शुगर केन सालों भर गाँव में नहीं मिलता। तो मिश्री लाल के द्वारा या और भी लोग हैं
कोई भी सामान बना सकते हो गांव में। लकड़ी का सामान है, बार्बर नहीं, कारपेंटर है, या और जो लोग हैं कुछ भी कर सकते हैं गांव में। तो वहां जो भी होता है मैन्युफैक्चरिंग वो स्मॉल स्केल पर होगा, लार्ज स्केल पर नहीं हो सकता। तो एग्रीकल्चर के अलावा पहला डेयरी हो गया, दूसरा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तीसरा यहां पर देखते हैं शॉपकीपर्स ऑफ पालन। तीसरा है जहां गांव है वहां दुकान जरूर रहेगा। तो दुकान छोटी मोटी जरूरत के लिए लोग टाउन नहीं जाते, लोकल लेना चाहते हैं। तो शॉपकीपर जो है जनरली रोड किनारे खोलते हैं अपना, जिनका घर है बस स्टैंड के पास जहां गैदरिंग होती है लोगों की। तो कुछ लोगों को दुकान में भी रोजगार गांव में मिल जाती है दुकान खोलने से। और फोर्थ है ट्रांसपोर्ट। गांव है वहां ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, बाहर से लाने ले जाने, पैसेंजर और गुड्स दोनों की। तो कुछ लोग, इसमें एग्जाम्पल दिया है किशोर का, तो उसके पास एक कैटल है, उसका यूज वो करता है मिट्टी लाने, सॉइल लाने में। वो देता है किसको, मिट्टी बर्तन बनाने वाला को, पाउडर को। तो उसका प्लोइंग का काम ही हो जाता है खेत का, और ये ट्रांसपोर्ट से भी पैसा कमा लेता है। तो गांव में एग्रीकल्चर के अलावे ये 4 चीज पालनपुर में अवेलेबल है। इनकम के साधन है, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग और ट्रांसपोर्ट यहां पे। अब यहां पर देखना है कि पालमपुर के द्वारा क्या कहना चाह रहा है। पालमपुर के द्वारा ये बुक कहना क्या चाहता है, तो प्रोडक्शन को समझना है। इसमें प्रोडक्शन क्या चीज है। तो वेस्टर्न यूपी में जो प्रोडक्शन है वो मेनली देख चुके हैं करो, वो डिसाइड कौन करता है, क्लाइमेट। तो वेस्टर्न यूपी का क्लाइमेट हम जान गए, तो वहां रेनफॉल कम होती है। जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे क्लाइमेट तो समझेंगे कि वेस्ट में जैसे जैसे बढ़ते हैं इंडिया में रेनफॉल कम की जाती है, नॉर्थ इंडिया में। तो बिहार की कंपेरिजन करेंगे तो वेस्टर्न यूपी में रेनफॉल 50% हो जाती है, वहां पर यहां की तरह क्रॉप नहीं हो सकती। तो यहां पर सिलेक्शन क्यों किया गया इस क्रॉप का, उसके पीछे क्लाइमेट है। तो क्लाइमेट के हिसाब से किया। लेकिन और यहां पर ये एक तरह से वेस्टर्न यूपी जो है वो रिच स्टेट में आ गया। ईस्टर्न यूपी के कंपेरिजन में ये रिच है। इंडिया में सबसे ज्यादा व्हीट यूपी में ही होता है, फर्स्ट नंबर 1 है पूरे इंडिया में। और इसका उसमें भी वेस्टर्न यूपी जो है वो तो और स्पेशल है। इसका कारण ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ। ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में, रिवोल्यूशन का मतलब समझते हैं कि जब सडन चेंज ऑन लार्ज स्केल। रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सडन चेंज ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल किसी चीज में लार्ज स्केल पर अचानक बदलाव हो जाए तभी उसको हम रिवोल्यूशन नाम देते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, रेड रिवोल्यूशन, पर्पल रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन, जितना कलर है सभी के नाम से रिवोल्यूशन हो चुके हैं दुनिया में। तो रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर में हुआ तो इसको नाम दिया गया ग्रीन रिवोल्यूशन। देख ही रहे हैं आजकल दुनिया में ये प्रोडक्शन बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन हुआ ग्रीन रिवोल्यूशन। इसका निगेटिव जो इम्पैक्ट है तो निगेटिव को भी देखना पड़ रहा है। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी ये मेन व्हीट ग्रोइंग एरिया इंडिया का। और इस एरिया पहले चूंकि ग्रीन रिवोल्यूशन आया व्हीट में, इसलिए इस एरिया को बेनिफिट ज्यादा मिला। तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का फार्मर थोड़ा सा रिच इसलिए हुआ क्योंकि वो व्हीट ग्रोइंग एरिया था, उसका बेनिफिट सबसे पहले उसी को मिला। अब बाकी क्रॉप में भी आ गया है रिवोल्यूशन। तो यहां पर देखेंगे कि पालमपुर जो विलेज है इसमें याद क्या क्या रखना है। देखिए इस तरह लिखे वेस्टर्न यूपी में है, इमेजिनरी विलेज जरूर है, काल्पनिक है, काल्पनिक भी है। तो काल्पनिक में भी तो कहानी तो रियल है, स्टोरी इमेजिनरी है, लेकिन जो इसका प्रोडक्शन स्टोरी है वो रियल है। तो यहां पर देख रहे हैं सब, इसको याद रखना है। ग्रीन रिवोल्यूशन फिर लिख देते हैं यहां पर 1967 ग्रीन रिवोल्यूशन।
हुआ। ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। ये ग्रीनिबस, ये अमेरिका के थे। और इन्हीं का कॉपी क्या एम एस स्वामीनाथन है, इंडिया में स्वामीनाथन, ठीक है। इसमें जो देखना है अब जो है, इसमें फिर से इसको समझ लेना अनएम्प्लॉयमेंट को। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। बुक में यहां पर कुछ दिया हुआ डाटा, इसको घर पे देखना, यहां पर बोर्ड पर उतना तो नहीं लिख सकते। ये डाटा दिया हुआ है। इकोनॉमिक्स में डाटा का बहुत इंपॉर्टेंस है। यहां पर देख रहे हैं, यहां पर एग्रीकल्चर लैंड बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ता जा रहा है कहां से? इसलिए कि जो ग्रेजिंग लैंड थे, फॉरेस्ट एरिया थे, गार्डन थे विलेज में, या प्लेइंग ग्राउंड थे, तो लोगों ने उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि डिमांड बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ी। तो यहां पर देखते हैं कि लैंड का जो है डाटा बढ़ा, लेकिन लैंड फिक्स है, एक सीमा पर जाकर रुक जाएगा, उसको फिर बढ़ा नहीं सकते। यहां पर हम देखते हैं कि प्रोडक्शन को देखते हैं। तो प्रोडक्शन देखिए, डाटा यहां पर दिया हुआ है, यह है टेबल 1.2। तो प्रोडक्शन जहां पर देखो 10 था अभी का 65, यानी ग्रीन रिवोल्यूशन के पहले वो अब कहां पर आ गया है, 8.5% गुना बढ़ गया है। जहां 10 था वहां हो गया 86। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये टेबल घर पे देखना है इसको। अब यहां पर है यहां पे फिगर के द्वारा स्टोरी दिया गया है। इसमें वही है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। लोग लेबर लोग हैं, काम की तलाश में रहते हैं, काम उनको साल भर मिलता नहीं। कारण क्या है? एग्रीकल्चर का जो नेचर है वो परमानेंट वर्क नहीं दे सकता। जब उसे काम रहेगा सोइंग पीरियड में, हार्वेस्टिंग पीरियड में, या बीडिंग का काम हो रहा है, उस समय लेबर की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन जैसे सीजन ऑफ होता है फिर लेबर की डिमांड घट जाती है। और सीजनल क्या है? सीजनल वही चीज हुआ, सीजन हिसाब से काम मिलना और नहीं मिलना। डिसगाइज्ड का मतलब, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगार। छिपी हुई क्या है? देखने में लग रहा है सब लोग काम कर रहा है, लेकिन दरअसल उनकी जरूरत नहीं है। कैसे माने कि आदमी फालतू है? अब जहां जरूरत है 10 लोगों की, वहां लगे हुए हैं 15 लोग, तो कैसे माने कि फालतू है? तो पहले वर्क का डिफिनेशन जानिए। मिनिमम 8 आवर्स वर्क करने चाहिए एक आदमी को, 8 आवर्स, 8 घंटे। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, मान लिया किसी के घर में 24 आवर्स का काम है, तो कितने लेबर की जरूरत होगी? 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 लेबर की जरूरत है। तो 3 लेबर इस काम को कर देगा एक दिन में। अब यहां पर 5 लेबर है, बात का मतलब, तो कितने फालतू हैं? इसको -3 करेंगे, तो ये 2 लोग जो हुए डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, छिपे हुए, इनके रहने से कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर ये दूसरे काम में चले जाते हैं तो फैमिली के लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर गांव में रह जाएंगे खेती में तो इनके रहने से कोई बेनिफिट नहीं, काम बढ़ जाएगा, सब में लोग पूरा काम करेंगे नहीं, जो काम होना चाहिए दिन भर में वो हो जाएगा जल्दी, सब लोग कहेंगे हम काम कर रहे हैं। इसी को कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका दूसरा नाम है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स मोर देन रिक्वायरमेंट, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा लेबर का होना ही कहलाता है डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। अब यहां पर देखते हैं कैपिटल ईडेड। तो कैपिटल के बारे में बताया कि ट्रेडर जब भी देगा, जो लैंडलेस फार्मर है तो ट्रेडर कंडीशन पर देता है, यानी इंटरेस्ट का रेट ज्यादा रहेगा, एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा करेगा। तो एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा करेगा तो क्या होगा? उनकी जो भी है कमाई है वो चला जाएगा इंटरेस्ट को चुकाने में, इंटरेस्ट को चुकाने में चला जाएगा, उनके पास ज्यादा बचेगा नहीं। अब है नॉन फार्म एक्टिविटी, यहां पर देख लेते हैं
ये सब एग्रीकल्चर के अलावे बाकी जो है इनकम जनरेटिंग वर्क है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि क्या क्या काम हो सकता है। तो विलेज ऑफ पालमपुर में देखेंगे कि यहां पर देखिए लैंड किसके पास कितना, 240 परिवार के पास कहता 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। 150 परिवार जो है दलित यहां पर रहते हैं, यानी कि सबके पास बराबर जमीन नहीं है। 60 परिवार जो है मीडियम और लार्ज फार्मर्स है, जिसके पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन। आप यहां पर देखिए यहां पर पाई चार्ट दिया हुआ है, बुक में देखेंगे तो पाई चार्ट में देखना है कि यहां पर लगे लोग ज्यादा हैं और एग्रीकल्चर लैंड कम है, यानी कम के पास ज्यादा लैंड और ज्यादा के पास कम लैंड है। आप ये दे सकते हैं। फॉर्म का ये फिगर है कि जो है पॉपुलेशन बढ़ने से एक फादर्स के 3 सन है, इसमें दिया एग्जाम्पल, गोविंद का एग्जाम्पल दिया है यहां पर। तो उसके पास जमीन जितने थे 2.25 हेक्टेयर अनइरिगेटेड थे, यानी ग्रीन रिवोल्यूशन के पहले का कंडीशन था। तो फार्मिंग 2 तरह से यहां होती है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न फार्मिंग। ट्रेडिशनल फार्मिंग उसी को कहते हैं जो ओल्ड मेथड से खेती करते हैं और ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करते, मशीन का यूज नहीं करते, तो उनका प्रोडक्शन कम होगा। इसमें एग्जाम्पल दिया है गोविंद का कि 2.25 हेक्टेयर लैंड है उनके पास। अब उनके 3 सन हुए तो डिवाइड हो गया लैंड, 0.75 हेक्टेयर हो गया। यहां पे लैंड गया कम हो, अब एक फैमिली से 3 फैमिली हो गया, उसके 3 सन हो गए। तो गोविंद जो है अब क्या करेगा, मॉडर्न फार्मिंग किया। मॉडर्न फार्मिंग करने से उसका जो है प्रोडक्शन तो बढ़ गया, ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में बताएं, लेकिन लैंड हो गया 1/3, तो 1/3 लैंड हो गया और ये करने लगा मॉडर्न फार्मिंग। तो एक तरफ प्रोडक्शन बढ़ा, लैंड घटा, दूसरी तरफ मॉडर्न फार्मिंग।